हेलो स्टूडेंट्स, साइंस फाउंडेशन में आपका वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। लेक्चर 1 में हम लोग सीख चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब लेक्चर 2 में हम लोग सीखेंगे अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कौन कौन चेंजेस को देख के हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारा चेंजिंग होता है। उन चेंजिंग को देखकर आप कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कौन कौन चेंजिंग को देखकर आप कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो जब एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो बहुत सारी चेंजिंग आती है और उस चेंजेस को आप देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे चेंज इन स्टेट, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कुछ और स्टेट है और प्रोडक्ट का कुछ और स्टेट है, तो स्टेट का अगर चेंज होता है तो आप कह सकते हैं कि एक रिएक्शन हुआ है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जिनमें रिएक्टेंट का कुछ और कलर होगा और प्रोडक्ट का कुछ और कलर होगा, तो कलर के चेंजिंग होने से आप कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। वहीं बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस रिलीज होता है और गैस जैसे रिलीज होगा तो आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर का चेंजिंग होता है। इसका मतलब हो गया बहुत सारे रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और बहुत सारे रिएक्शन में हीट जो है रिलीज करता है। तो टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। लास्ट अगर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है। तो बहुत सारे रिएक्शन में जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो इस तरह आप कह सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये पांचों चेंजेस को देखकर आप कह सकते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं, चेंज इन स्टेट। स्टेट अगर चेंज होता है तो हम कैसे कह सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन हुआ है कि। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन स्टेट। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें स्टेट का चेंजिंग आएगा, रिएक्टेंट का कुछ और फिजिकल स्टेट होगा और प्रोडक्ट का कुछ और होगा और उसको देखकर उसको ऑब्जर्व करके आप बोल सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन हुआ है। उस चीज का ध्यान रखेंगे। केमिकल रिएक्शन में हम लोग जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड जो आता है उसका हम लोग फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। जैसे अगर सॉलिड होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड होगा तो ए से लिखेंगे, लिक्विड होगा तो एल से लिखेंगे, गैस होगा तो जी से लिखेंगे, और अगर एक्वा सॉल्यूशन होगा, अगर एक्वा सॉल्यूशन होगा इसका मतलब हो गया किसी सॉल्यूशन में वाटर अगर सॉल्वेंट होगा तो उसको हम लोग एक्यू से डिनोट करेंगे। तो सॉलिड को ए से डिनोट करेंगे, लिक्विड को एल से, गैसियस सब्सटेंस होगा तो जी से डिनोट करेंगे और एक्वा सॉल्यूशन होगा तो उसको हम लोग एक्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे चेंज इन स्टेट के बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखिए हाइड्रोजन जो है गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है गैसियस स्टेट में है, लेकिन ये दोनों मिलकर जो वाटर बनाया उसका जो स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है। तो यहां से जो है रिएक्टेंट का कुछ और स्टेट था और प्रोडक्ट का कुछ और स्टेट है, तो स्टेट का चेंजिंग हुआ है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अमोनिया जो गैसेस स्टेट में है और क्लोरीन जो है गैसेस स्टेट में है, दोनों कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड बनेगा जो सॉलिड होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं रिएक्टेंट का स्टेट कुछ और था और प्रोडक्ट का जो स्टेट है कुछ और है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। तो ये रहा स्टेट के चेंजिंग होने की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कलर अगर चेंज होगा तो कैसे जानेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे चेंज इन कलर।
तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें कलर का चेंजिंग होगा, रिएक्टेंट का कुछ और कलर होगा और प्रोडक्ट का कुछ और कलर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लीड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये बनेगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे लीड नाइट्रेट का कलर देखेंगे तो इसका कलर होता है व्हाइट, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है लीड ऑक्साइड जो है उसका कलर है येलो, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन। तो यहाँ पे क्लियर है, रिएक्टेंट का कुछ और कलर था और प्रोडक्ट का कुछ और कलर हो गया, तो इस तरह हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ पे कलर का चेंजिंग हुआ है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है ब्लैक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कलर कुछ और है, प्रोडक्ट का कुछ और कलर है। कॉपर यहाँ पे रेडिश ब्राउन था और रिएक्ट करके वो ब्लैक हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये दोनों एग्जांपल को देखकर हम बोल सकते हैं कि अगर कलर का चेंजिंग होता है, रिएक्टेंट का कुछ और कलर होगा और प्रोडक्ट का कुछ और कलर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा चीज लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सारा दुकान बंद है लगभग, तो इतना छोटा छोटा चौक से लिखना पड़ रहा है। चौक है अवेलेबल लेकिन उसका शॉर्टेज नहीं हो जाए इसलिए इतना छोटा छोटा चौक से लिखना पड़ रहा है, क्योंकि दुकान सब बंद है और शॉर्टेज हो गया तो फिर क्लास लगाने में दिक्कत हो जाएगा, लिखने में दिक्कत हो जाएगा, तो बहुत बचा के चलना पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको आप मस्ट नोट कीजिए और खूब अच्छे तरीके से लिखिए और वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, और जो भी डाउट हो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसमें आप कमेंट कीजिए या उसमें आप मैसेज कर दीजिए, सर ये हमको डाउट है, ये क्लियर कर दीजिए। तीसरे लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को मैं कराऊं। आपसे एक गुजारिश है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए इस लॉकडाउन में बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी इस लॉकडाउन में जो क्लास नहीं जा पा रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास से उससे वो फायदा ले सके। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग तीसरा चेंज देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें गैस रिलीज होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, और जैसे ही गैस का इवोल्यूशन होगा तो हम लोग कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनमें हम लोग देखेंगे गैस का रिलीज होता है। जिंक ले लीजिए और जिंक का रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस को अप एरो से डिनोट करेंगे, इसका मतलब हो गया गैस को अप एरो से डिनोट करते हैं और प्रेसिपिटेट को डाउन एरो से। तो लिख लेंगे हम लोग एक चीज, गैस को अप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो उसको डाउन एरो से शो करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब इसको हीट कर रहे हैं लाइमस्टोन को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गैस है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप कह सकते हैं जे जब गैस का रिलीज होगा तो इसका मतलब हो गया एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम लोग चौथा चेंज का बात करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। अब हम लोग चौथा पॉइंट को देखते हैं, टेम्परेचर का चेंज होना। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है और टेम्परेचर जैसे चेंज होगा तो हम लोग कह देंगे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब टेम्परेचर का चेंज जो है दो तरीके से हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हीट जैसे एब्जॉर्ब होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉल इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम ही आएगा, सराउंडिंग जो होगा कूल हो जाएगा, जिसको हम लोग इंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें हीट का रिलीज होगा और हीट जैसे रिलीज होगा इसका मतलब टेम्परेचर का राइज हो जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होगा जिसको इंडोथर्मिक बोलेंगे और कुछ रिएक्शन में हीट का रिलीज हो सकता है जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, तो इसी को हम कह सकते हैं, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को जब एक बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट रिलीज होगा। अब जैसे हीट रिलीज होगा तो वो जो बीकर है, जो फ्लास्क है, वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर का राइज हुआ है, दैट मीन्स राइज ऑफ टेम्परेचर। और ये जो एग्जाम्पल होगा इसमें टेम्परेचर बढ़ा है, दैट मीन्स हीट रिलीज हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक का प्रॉपर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें तो बीकर गर्म हो गया था क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हुआ है। एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें बीकर जो है कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा टेम्परेचर का फॉल हुआ है। इसको देखते हैं, जब बैरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ किसी बीकर में, तो बीकर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। बीकर ठंडा इसलिए होगा क्योंकि इस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, सराउंडिंग से हीट लिया जाएगा इस रिएक्शन में। तो सराउंडिंग जो है दैट मीन्स जो बीकर है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और इस केस में हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर का डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स फॉल इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ इस रिएक्शन में, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कौन रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक बोलते हैं जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, और एक्सोथर्मिक बोलते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है। इसको डिटेल में हम समझाएंगे आपको। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया, फॉल इन टेम्परेचर के एग्जांपल हो गया। इस केस में हीट का एब्जॉर्प्शन होगा जिसके कारण बीकर जो है ठंडा हो जाएगा और इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉल इन टेम्परेचर, दैट मीन्स इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग पांचवा चेंज का बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन भी आपको मिल जाएंगे जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट क्या है, तो प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक आयनिक रिएक्शन का एग्जांपल है, इसीलिए इसमें हम लोग एक्वस लगाएंगे। ये जब भी होगा एक्वस सॉल्यूशन में होगा या सॉल्यूशन में होगा।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब लीड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटासियम आयोडाइड के साथ करा और प्लस पोटासियम नाइट्रेट बनेगा। अब ये जो है यहाँ पे इसको देखिएगा तो ये पर्सिपिटेट है, मतलब ये सॉलिड होगा जो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा और बॉटम में जो बीकर है उसके बॉटम में जाके सेटल कर जाएगा और इसको बोलेंगे पर्सिपिटेट। अब यहाँ पर अगर कलर की बात करेंगे तो ये जो पर्सिपिटेट है इसका कलर होता है येलो कलर। तो यहाँ पे पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन हुआ है बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा और यहाँ पे AgCl जो होगा एक सॉलिड सब्सटेंस होगा जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, सेटल कर जाएगा बॉटम में और इसको हम बोलेंगे पर्सिपिटेट और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा व्हाइट। ये दोनों एग्जांपल में हम लोग देखे कि किस तरह पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है और जब पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग कह सकते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। और आप आगे देखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं पर्सिपिटेट रिएक्शन। दैट मीन्स ऐसा रिएक्शन जहां पे पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। कोई केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन देखकर हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो 5 ऑब्जर्वेशन देखकर हम लोग कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा मेथड जिसमें हम किसी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल में या केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो कोई केमिकल इक्वेशन गिवन होगा और उसको जब हम सिंबल के फॉर्म में उसके केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है सिंबल इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं तो 2 तरीके से हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है सिंबल इक्वेशन। अब हम लोग बात करें वर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो वर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट जो होता है उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसको वर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन का पूरा लिखेंगे हाइड्रोजन HYDROGN, मतलब वर्ड में लिखेंगे। लेकिन अगर सिंबल इक्वेशन का बात करेंगे तो सिंबल इक्वेशन में हम लोग जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग वर्ड में न लिखते हैं बल्कि उसको हम लोग उसके सिंबल में या उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसके फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो क्लियर है, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे व्हेन हाइड्रोजन react with oxygen then it form water। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना है वाटर। तो हाइड्रोजन को वर्ड फॉर्म में लिखे, ऑक्सीजन को भी वर्ड में लिखे और वाटर को भी वर्ड में लिखे हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, इस मेथड को बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो सिंबल इक्वेशन में क्या करते हैं, यह एक ऐसा मेथड है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन को उसके रिएक्टेंट के उसके प्रोडक्ट, यह एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को उसके सिंबल में या उसके केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। जब एलिमेंट आएगा तो उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, जब एक कंपाउंड आएगा तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा उसके फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे सिंबल इक्वेशन। अब इसी को हम लोग सिंबल में लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है H2 और ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है O2 और वाटर का जो सिंबल होता है केमिकल फॉर्मूला जो होता है वाटर का वो क्या होता है H2O।
तो दोनों में फर्क समझिए, यहाँ पे दोनों सेम रिएक्शन है, बट यहाँ पे हम लोग लिखे हैं वर्ड फॉर्म में, बट वहां पे हम लोग लिखते हैं सिंबल फॉर्म में। तो यही डिफरेंस है, सिंबल में लिखेंगे तो सिंबल इक्वेशन बोलेंगे, और जब वर्ड में लिखेंगे तो उसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। एक रिएक्शन दिया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, बोल रहा है जब जिंक मेटल का रिएक्शन कराते हैं एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और एक सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में वर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पे कौन है, जिंक है, जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो लिख सकते हैं जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस किसका, हाइड्रोजन का। तो ये जो चीज लिखे हैं इस तरह, तो इस तरह अगर हम लिखेंगे इसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन जब इसको सिंबल में बदल लेंगे तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ACl। अब ये क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बन रहा है तो लिखेंगे जिंक क्लोराइड ZnCl2 इसका फॉर्मूला होता है। अब प्लस क्या बनना है, हाइड्रोजन, तो लिख देंगे H2, हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसका फिजिकल स्टेट का भी ध्यान रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। जिंक जो होता है सॉलिड फॉर्म में होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या एक्वस है, एक्वस मतलब उसको वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो एक्वस हो गया। अब ये जो जिंक क्लोराइड बना वो क्या बना, एक्वस, और ये हाइड्रोजन जो बना वो क्या बना, गैस बना। तो इस तरह हम लोग इसको हम लोग चेंज कर दिए वर्ड इक्वेशन में और इसको बदल दिए सिंबल इक्वेशन में। तो बहुत सिंपल होता है, बस आपको पढ़ना है, उसको वर्ड में लिख देना है और इसी को आपको सिंबल में लिख देना है। अब एक दो और बात बताएंगे जिसको आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग पूरा सीख जाएंगे, तब हम लोग बात करेंगे। तीसरा लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो वर्ड इक्वेशन हम लोग सीख गए, सिंबल इक्वेशन हम लोग सीख गए। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड में जितने भी रिएक्टेंट है डिफरेंट टाइप के, उसके जो नंबर होंगे प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स है उसके बराबर नहीं होंगे, तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन 1 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 1 रहना चाहिए। अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। इसको स्केलेटन भी बोलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 का रिएक्शन कराए और क्या बनाए, H2O। अब ये जो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, कैसे, तो इस रिएक्शन को अगर देखेंगे तो इधर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में भी कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का एटम है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का एटम है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, यह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्केलेटन इक्वेशन है। इसका मतलब हो गया कि जितना रिएक्टेंट्स में जो एटम्स होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो प्रोडक्ट साइड में उतना नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो भी डिफरेंट एटम्स है उनका नंबर बराबर हो। जितना रिएक्टेंट में नंबर होगा एटम्स का, डिफरेंट एटम्स का, उतना ही प्रोडक्ट में होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, H2O2 H2 बना। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1, इसको 2 से गुना कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2,
अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो इधर 2 से गुना कर देते हैं। अब ये हो गया बैलेंस। यहाँ पे देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन है। तो हम लोग कह सकते हैं यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे लेक्चर 3 में। अभी कुछ और टर्म हम लोग सीखेंगे जो बेसिक है और वो आगे वाला लेक्चर में यूज होगा। इसको आप कॉपी कीजिए। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। बट वही अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है तो वो सिग्निफिकेंस होता है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं तो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। अगर वही बात करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक सिग्निफिकेंस होता है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है। एक चीज और बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होगा, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना मास किसका होगा प्रोडक्ट का। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना मास होता है, मोलर मास लेंगे ग्राम में लेंगे तो हाइड्रोजन का एक होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। अब यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, कितना ग्राम 18 ग्राम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं। मास ऑफ रिएक्टेंट नहीं बराबर है मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे मास आ गया 2 + 32 34 और यहाँ पे मास आ गया 18 जो बराबर नहीं। लेकिन वही अगर यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बात करेंगे तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। इसको बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ पे मास देखेंगे 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम और हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16 18 दूना 36 ग्राम। तो यहाँ पे क्लियर है पूरा, रिएक्टेंट का मास है 36 ग्राम और प्रोडक्ट का मास है 36 ग्राम। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का जो मास होगा वही मास प्रोडक्ट का होगा, बट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको नोट कीजिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होता है। Why should we need to balance a chemical equation। हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है किसी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी केमिकल रिएक्शन में ना मास को हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट का जो एलिमेंट्स है उसका जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के टोटल मास के बराबर होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन मास कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड।
तो केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड नहीं होगा, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में डिस्ट्रॉय और क्रिएट हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए।